नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं 1885 से 1905 तक भारत की स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति और उस समय पर भारत अपनी आज़ादी के किस स्तर पर लड़ाई लड़ रहा था। ये दौर है 1885 का। 1885 की सबसे बड़ी घटना, आखिर हम 1885 को ही क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। अब अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी, किन उद्देश्यों में की गई थी, आपको अच्छी तरह से पता होगा। एक्चुअल में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य, अंग्रेजों का उद्देश्य था कि वो एक सेफ्टी वॉल्व भारत के लोगों से ही निर्मित करें। उनको जितने भी भारत को शोषण करने के लिए जितनी भी नियम और कानून बनाने थे, उसको दबाने के लिए इन्हीं लोगों में से ऐसे प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएं जो हमारे अवैध कानूनों को पारित करा के जनता को समझा सके। यानी कि भारतीयों से ही नेता चुनना चाहते थे वो। ये उनके विचार थे कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल ना बजे, उससे बेहतर है इन्हीं को एक पार्टी बनाकर संगठित कर लिया जाए और अपने झांसे में फंसा दिया जाए। शुरुआत में कांग्रेस में कुछ विद्वान जन इसमें जुड़े और उन्होंने अंग्रेजों के इस ऑफर को स्वीकार किया। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी जिसका नाम था A.O. ह्यूम, ऑक्टेवियम ह्यूम। ये नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इससे पहले इल्बर्ट कानून और भी बहुत सारे कानून थे, सशस्त्र कानून, जिसमें भारतीयों को लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई। भारतीय अपने बचाव में बंदूक या हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों को लगता था कि 1857 की क्रांति दोबारा ना हो, या इस तरह की स्थितियां हमारे दमनकारी नीति के खिलाफ फिर से ना भड़क जाए। उसी का प्रतिफल था कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में होता है 1885 में ही, और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान से देखिएगा, प्रथम अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस में उन दिनों जो लोग जुड़े थे उसमें फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज ग्यूले, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये वो लोग थे जो एडवोकेट थे उस दौर में और बहुत बड़े विद्वान थे, जिनकी एक अपनी सर्वमान्यता थी। लोगों में एक पकड़ थी, लोगों को पता था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और यही लोग कांग्रेस की कमान संभाले बैठे थे। जिन उद्देश्यों के साथ कांग्रेस को बनाया गया था, तब के वायसराय लॉर्ड डफरिन बहुत खुश हुए। अपनी नीतियों को अब वो फॉलो कराएंगे। आरंभिक दौर में कांग्रेस ने भी यही योजनाएं बनाई कि किसी भी तरह से हम अंग्रेजों को खुश करके उनकी कार्यकारिणी में सम्मिलित होते हैं और उसके बाद अपने भारतीयों के हित की बात करेंगे। वायसरॉय की कार्यकारिणी में जाके संविधान सभा में बैठेंगे। उस दौर में संविधान तो शब्द नहीं प्रयोग होता था, मगर वायसरॉय की कार्यकारिणी में उनका यह मानना था कि जो वायसरॉय होगा उसकी कार्यकारिणी में हम सम्मिलित हो पाएंगे और सम्मिलित होने के बाद वहां पर जो भी कानून पारित होगा उसमें मतदान करेंगे, भाषण देंगे, अपनी राय रखेंगे। कोई भी कानून बनाने से पहले कांग्रेस की इच्छा ये थी कि वो कार्यकारिणी में सम्मिलित हो जाए जहां से कानून बनते हैं। मगर आपको क्या लगता है, क्या अंग्रेज भारतीयों को उसमें सम्मिलित करेंगे? लेकिन शर्त भी तो यही है, कांग्रेस बनाई है तो कुछ बातें आपको कांग्रेस की भी माननी पड़ेगी और कुछ बातें आपको अंग्रेजों की। दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज जैसा था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड डफरिन ने एक टी पार्टी भी दी थी। ये तो वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन ने इस दौर में एक टी पार्टी का आयोजन किया था। देखिएगा, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, चाय पर बुलाया था कांग्रेस के नेताओं को खुश करने के लिए। मगर परिस्थितियां इस तरह से बनने लगी, तब दादा भाई नौरोजी अच्छी तरह से जान गए थे कि भारत से आने वाला कच्चा माल, वो ये महसूस करना चाह रहे थे कि भारत में वास्तविक गरीबी के कारण क्या है, क्योंकि शिक्षित वर्ग था। वो महसूस कर रहे थे कि अंग्रेजों के आने से पहले या आज से 200-300 साल पहले भारत एक अमीर राष्ट्र हुआ करता था, सोने की चिड़िया। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सोना गया कहां पर। तो उन्होंने ये पता लगाया कि भारत से कच्चा माल अंग्रेज अपने लंदन ले जाते हैं और लंदन की फैक्ट्रियों में उन्हीं से वो कपड़े या इंडस्ट्री से बनने वाले माल को वो तैयार करते हैं और उसी माल को वो वापस भारत की मार्केट में लाते हैं और 10 गुना रेट पर, 20 गुना रेट पर वो बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। उससे भारत का जो धन था या संपदा थी या रिसोर्सेस थे, वो इंग्लैंड में जाके प्रयोग हो रहे थे। इंग्लैंड के व्यापारी बहुत लाभान्वित हो रहे थे और उससे जब टैक्स फ्री व्यापार की उनको अनुमति मिली तो भारतीय व्यापारियों का पूरा खात्मा हो गया था। तो दादा भाई नौरोजी का यह मानना था कि अंग्रेजों को अगर भारतीयों की दशा सुधारनी है तो अंग्रेजों को ये इंडस्ट्री इंग्लैंड में नहीं खोलकर भारत में खोलनी चाहिए, जिससे भारतीयों को रोजगार भी मिलेगा और उस पर लगने वाली ड्यूटीज भी कम होगी, सस्ता भी होगा, भारतीयों को भी ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी शिक्षित होंगे।
मगर आपको अच्छी तरह से पता होगा अंग्रेज अपने मुनाफे के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले। और यहीं से एक तकरार खड़ी हो गई कि प्रार्थना पत्र और अनुनय विनय लिखने वाली कांग्रेस में कुछ लोग ये मानने को तैयार हो गए कि भारतीयों की गरीबी का कारण ही अंग्रेज है, और ये लोग कोई और नहीं है, ये लोग वही लोग हैं जो शिक्षित कांग्रेस में सम्मिलित हैं। ये समस्या खड़ी होने लगी। जिस कांग्रेस पार्टी को टी पार्टी पर बुलाया था, वही कांग्रेस पार्टी जो चाय के लिए बुलाया गया था, वही कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे क्या होने लगी है, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ चलने लगी है। अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये लोग इतने विद्वान बन जाएंगे कि हमारी उन गलत नीतियों का ही पर्दाफाश करने में लगेंगे। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में जो कांग्रेस की शर्त थी कि आप ऐसा करिएगा, अपनी कार्यकारिणी में हमें बहुमत दीजिएगा, अंग्रेजों ने यह बात उनकी मान ली। कार्यकारिणी में जो अतिरिक्त सदस्य थे वायसरॉय की 6 से 10 हुआ करते थे 1861 के अधिनियम के तहत, उसमें 4-4 सदस्य बढ़ा दिए गए, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16। अब उस वायसरॉय की कार्यकारिणी में इतने सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन इनका चयन कौन करेगा भाई? अगर कांग्रेस के सदस्य वायसरॉय की कार्यकारिणी में आ गए तो वो तो भाई नए नए बिल रोक देंगे उनके। पता चला कि अंग्रेजों का एक बिल बना दिया कि अंग्रेज भारत में व्यापार नहीं कर सकते, अंग्रेज भारत छोड़िए। और अगर ये परमिशन दे दी अंग्रेजों ने कार्यकारिणी में, इन्हें मतदान का अधिकार है, तो वो बिल तो पास हो जाएगा और अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना पड़ जाएगा। और अंग्रेज ये चाहेंगे नहीं कि उनके व्यापार पर कोई सेंध लगे, तो कार्यकारिणी में इनको सम्मिलित करिए, मगर एक तो इनका बहुमत मत रखिए। अगर इनका बहुमत होगा तो ये बोला बाला हो जाएगा इनका, फिर ये कार्यकारिणी में वायसरॉय की सुनेंगे नहीं। और इनको मतदान का अधिकार तो मत ही दीजिए। अगर इन्हें मतदान का अधिकार दे दिया तो ये तो हमारी उन सारी नीतियों को रोक देंगे। अगर देखिएगा, सोचिएगा, अब ये जो 16 मेंबर्स हैं, 16 मेंबर्स में से 9 लोग भारत के शामिल कर दिए गए वायसरॉय की कार्यकारिणी में। और अंग्रेजों ने ये नीति बना दी कि अब हम आपसे 60% टैक्स लेंगे, पहले 50 लेते थे। बहुमत हो रहा है और इन 9 लोगों ने, क्योंकि ये कांग्रेस के हैं, इन्होंने उस बिल को पास ही नहीं करा, उसके खिलाफ मतदान कर दिया, तो वो बिल पास होगा ही नहीं। ऐसे में अंग्रेज तो चाहेंगे नहीं कि इनका ना तो बहुमत हो और ना इनका मतदान का अवसर मिले। मगर कांग्रेस भी जिद पड़ी है, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा भाई। कांग्रेस बनाई क्यों गई है? कुछ आप उन्हें संतुष्ट करिए, कुछ आपको वो संतुष्ट करेंगे। तो क्या निर्णय हुआ? ठीक है, अतिरिक्त सदस्य हम बढ़ा देते हैं, आइए आपका स्वागत है, मगर इन अतिरिक्त सदस्यों का चयन जनता नहीं करेगी। हालांकि सीमित मात्रा में मतदान होगा, जिसमें मतदान करेंगे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग, नगर पालिकाओं के लोग और विश्वविद्यालय के लोग। ये नगर पालिका शब्द आपको सुनने को आ रहा होगा, ये उस दौर में था क्या? इससे पहले लॉर्ड रिपन, डफरिन से पहले भारत के वायसराय थे, उन्होंने स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत इनकी स्थापना कर दी थी। ये भी आप जान लीजिए। भाषण में और बजट में इनको बोलने की छूट मिली, खूब आजादी। आप बोलिए, जितना बोलना है संसद में, जितना तो नहीं, मतलब आप बजट के मामले में भाषण कर सकते हो, लेकिन सवाल नहीं करेंगे। पहली बात, मतदान नहीं करेंगे। आप बोल सकते हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें बिल पास करना है तो आपके मतदान की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। आपको चीखना है, चिल्लाना है, बड़बड़ाना है, बोलते रहिएगा। तो ये तो बेवजह की राड़ हो गई। आपने उनको संसद में बुला तो लिया, आधे सदस्यों को, और उनका चयन इस तरह से कराया, और उसके बाद कहा सिर्फ बोल सकते हो आप। तो फिर फायदा क्या हुआ संसद में जाके? लेकिन अंग्रेजों ने कहा, संतुष्ट तो किया, मगर भारतीयों को ये बात समझ में आ गई थी। और भारतीयों को दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया था, जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो भारतीयों ने भी कहा, कोई टैक्स नहीं, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं तब तक टैक्स नहीं, जब तक उत्तरदायित्व की सरकार नहीं, जब तक हमारे सवालों का जवाब आप नहीं देंगे, जब तक आप बजट पर मतदान हमें नहीं करने देंगे, तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। और छोटे मोटे आंदोलन शुरू हो गए। उसी कांग्रेस के आंदोलन जो प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग करती थी कि कार्यकारिणी में हमें सम्मिलित किया जाए। कांग्रेस का शुरू में यह मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के हितैषी हैं, वो भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं, भारतीयों को पढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो भारतीयों का उद्धार भी करेंगे। मगर दादा भाई नौरोजी ने तो कांग्रेस का यह भ्रम भी दूर कर दिया, और धीरे धीरे 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने साबित कर दिया कि अंग्रेजों की कोई दिलचस्पी नहीं है भारतीयों को शिक्षित करने में, और कोई इंटरेस्ट नहीं है भारतीयों की बात सुनने में। बस अपना उद्गार निकालना है, अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें सम्मिलित किया जा रहा है, एक प्रकार से बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो छोटे मोटे आंदोलन शुरू हो गए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कोई कर नहीं, इस तरह के नारे वहां पर दिखने लगे। और उन्हीं में से निकल के आए गणेश महोत्सव का आयोजन करने वाले बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने महाराष्ट्र में लोगों को इकट्ठा किया और गणेश महोत्सव का आयोजन किया और अंग्रेजों की नीतियों के बारे में बताया। उसके लिए 2 पत्रिकाएं निकाली गई, केसरी और मराठी।
केसरी जो पत्रिका थी, ये बाल गंगाधर तिलक की थी मराठी में, और मराठी थी अंग्रेजी में। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और दूसरा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बता दिया जाए, ये वही तो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा राज होगा। ये तब की ही बात थी जब उन्होंने 2 महोत्सव लगाए। 1893 में गणेश महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने, और 1897 में एक और आयोजन किया जिसको हम बोलते हैं शिवाजी महोत्सव। तो आपको मैंने बताया कि कांग्रेस की आरंभिक रणनीति थी प्रार्थना याचिका पत्र के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की उसकी मांग थी कि कार्यकारिणी में हमारे सदस्यों का बहुमत स्थापित करिए और हमें मतदान करने का मौका दीजिएगा, जो एक प्रकार से कायराना हरकत थी कि अंग्रेज भारतीयों को झांसे में रख के उसको पास करना चाहते थे। ठीक, 1896 की एक और घटना, तब वायसराय थे लैंसडाउन, और उस समय पर डोरंड रेखा बना दी गई, यानी कि अफगानिस्तान और भारत के बीच का एक बॉर्डर बना दिया गया। 97 आते आते अफगानिस्तान को अखंड भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, लैंसडाउन तब भारत के वायसराय थे। अब इस दौर की, क्योंकि हम आपको घटनाएं बता रहे हैं 1885 से 1905 तक की, अगली वीडियो में हम 1905 के बाद की बात करेंगे। तो 1893 की आपके लिए परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिभाग किया था स्वामी विवेकानंद ने। इस महोत्सव के बारे में या फिर इस कार्यक्रम के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसे चरित्र को भारत के लगभग हर व्यक्ति जानते हैं, और उनके नाम से ही ये शिकागो धर्म सम्मेलन भी प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, तो अगले अध्याय के लिए, अगली वीडियोस के लिए हम तैयार हैं। फिलहाल 1885 से 1905 तक के भारत को आप समझिएगा और जवाब दीजिएगा।